नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए एक नए मॉडल पेपर के साथ पहला प्रश्न। 1925 अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, विट्ठल भाई पटेल। तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष आपके थे, अनुमान लगाइए, विट्ठल भाई पटेल। नवंबर मित्रों 1923 में स्वराज दल ने चुनाव में हिस्सा लिया और केंद्रीय विधानमंडल में 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीट पर चुनाव जीते। तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज दल की महत्वपूर्ण उपलब्धि भी थी। सेकंड, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी? 1943, 1934, 1924 या 1914? तो जिस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी वह है 1934। बी करेक्ट आंसर। इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे और इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था मित्रों? पटना में। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। तो भारत के जिस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है वह है मित्रों डी गुजरात। और यह किस धर्म का प्रार्थना स्थल है? पारसियों का। और पारसी लोग किसकी पूजा करते हैं मित्रों? अग्नि की। 4, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर डैश वंश का शासन था? नागवंशी, हैहया, अहोम, माणिक्य। तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर आपके शासन था किसका? माणिक्य वंश का शासन था। और इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी। क्वेश्चन 5, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार भारत का कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और मत देने का अधिकार। तो जो एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है मित्रों, अनुमान लगाइए, वह है मत देने का अधिकार। और इनकी जो जॉन लॉक की एक बहुत प्रचलित पुस्तक थी, प्रख्यात पुस्तक, टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट 1690। क्वेश्चन 6, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया आपके, अनुमान लगाइए, बहुत आसान सा प्रश्न है, भगत सिंह। क्वेश्चन 7, किस वर्ष वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना?
1780, 1775, 1770 या 1773? तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना 1773 में। और मित्रों, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल पहले गवर्नर था 1772 से लेकर 74 तक। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसमें एक फैक्ट और है मित्रों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड चला गया, जहां पर उस पर महाभियोग भी चलाया गया। क्वेश्चन 8, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एस.एन. बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। और किस पार्टी से लड़े थे? लिबरल पार्टी। कब लड़े थे? 1892 में। क्वेश्चन 9, पटियाला में स्थित शीश महल किसने बनाया था? तो यादविंदर सिंह, बाबा आला सिंह सिद्धू, महाराजा नरेंद्र सिंह, भलिंद्र सिंह। तो पटियाला में स्थित शीश महल का निर्माण आपके नरेंद्र सिंह ने कराया था, महाराजा नरेंद्र सिंह। कब करवाया था? 1847 में। और विशेष बात यह है कि इसमें रंगीन कांच, विशेष रंगीन कांच का उपयोग किया गया, इसीलिए इस पटियाला में शीश महल को क्या कहा जाता है? दर्पणों का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, समाचार पत्र और उसके अनुरूप संपादक के संबंध में उस मिलान का चयन करें जो सही नहीं है। तो देख लीजिए, न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल सही है, अनुमान लगाइए। कॉमरेड बाल गंगाधर तिलक, संध्या ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम अरविंद घोष। तो जो सही नहीं है वो है आपका बी, कॉमरेड बाल गंगाधर तिलक। कॉमरेड के संपादक मौलाना मोहम्मद अली। दी न्यू इंडिया विपिन चंद्र पॉल है मित्रों, ये द होगा, द न्यू इंडिया, क्योंकि न्यू इंडिया सिर्फ जो न्यू इंडिया आएगा तो उसका एनी बेसेंट याद रखिएगा। और भी बहुत सारे समाचार पत्र थे, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी, इस तरह से बहुत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1895, 1912, 1904, 1878। तो रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना आपके की गई 1878 में। लॉर्ड लिटन, जिसका समयकाल 1876 से 1880 था, दक्षिण में भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण मित्रों 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिश को अकाल संहिता कहते हैं। और एक वर्ष 1897 में लॉर्ड एल्गिन ने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। उसके बाद एक अकाल आयोग 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गठन किया था। क्वेश्चन 12,
निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जिस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहे? याद कीजिए, 1828 से 1835। और विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को क्या किया? सार्वजनिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया। मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र कब जारी किया जिसमें अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया गया? 2 फरवरी 1835। बेंटिक ने इसे कब स्वीकार किया? 7 मार्च 1835। तो तिथि महत्वपूर्ण है मित्रों, इतिहास के संदर्भ में याद रखिएगा। 13, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड नेपियर। तो भारत का जो ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था वो है आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का क्या कार्यकाल था मित्रों? 1880 से 84 तक। और भारत में स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्वेश्चन 14, देख लीजिए। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? पहला, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री की अनुमति देना। दूसरा, खाद्य उत्पादन पर टैक्स लगाना। तीसरा, कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। तो गांधी इरविन पैक्ट में या दिल्ली समझौता दोनों एक ही बात है। जो आपका शर्त नहीं था वो है बी, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। बाकी सारे शर्तें थी। इसके अलावा और भी चीज़ें थी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। क्वेश्चन 15, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? आसान सा प्रश्न है मित्रों। 1919, 1925, 1927 या 1932। तो जिस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था 1927 सी करेक्ट आंसर है। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की? ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। वो था 8 नवंबर 1927। ये भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। ये दोनों तिथियां याद रखिएगा। नियुक्ति कब हुई और भारत कब पहुंचा। क्वेश्चन 16, 1928 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद, कलकत्ता। तो 1918 में जिस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था सी अहमदाबाद। और क्या सवाल था? प्लेग बोनस के सवाल पर मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति थी। इसके बाद
डिसीजन क्या आया मित्रों? जो ट्रिब्यूनल बना था उसने श्रमिकों को कितना प्रतिशत बोनस देने का फैसला किया? आया हुआ प्रश्न है, तो ये 35% बोनस देने का फैसला किया गया। क्वेश्चन 17, बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1904, 1906, 1908, 1910। तो बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास आपके किया था 1908। तिथि क्या थी? 30 महीना अप्रैल, 30 अप्रैल 1908। और खुदीराम बोस के साथ दूसरा कौन था जिसने बम फेंका? प्रफुल्ल चाकी। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी में किसने अपने आप को पुलिस से बचने के लिए स्वयं को गोली मार ली? प्रफुल्ल चाकी। और खुदीराम बोस को फांसी हुई। कब फांसी हुई मित्रों? 11 अगस्त 1908 में। और यह फांसी कहाँ दी गई? मुजफ्फरपुर जेल में। और सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला क्रांतिकारी कौन था? यही खुदीराम बोस थे। क्वेश्चन 18, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1915, 1906, 1916, 1917। तो सही उत्तर है आपका, जिस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1916 में। और इस कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। और लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन 19, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके थे जेबी कृपलानी। इन्हें कब कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? 1946 में। इन्होंने अपना इस्तीफा कब दिया था? 1951 में। जेबी कृपलानी एक साप्ताहिक पत्रिका और पत्र निकालना भी शुरू किया। उसका क्या नाम था? विजिल, VG और ल, विजिल। और दूसरी बात मित्रों, जेबी कृपलानी ने एक पार्टी भी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था? कृषक मजदूर पार्टी। 20। किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया? अजीत सिंह, अरविंदो घोष, जतिन चंद बंदोपाध्याय, हेमचंद्र कानूनगो। तो जिस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए वह है आपका C. जतिननाथ बंदोपाध्याय। इनका उपनाम क्या था? निरालंब स्वामी, निरालंब स्वामी मित्रों। ट्वेंटी 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की थी। दूसरा, कानपुर में सिपाहियों ने नाना साहब को अपना नेता बनाया। तीसरा, अवध में रानी लक्ष्मीबाई को नेता बनाया गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये गलत
पहला और दूसरा सही। 22 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793, 1765, 1776, 1765। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में। किसने लागू किया, किसके समय में लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस पद्धति के अनुसार जमींदारों को भू राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत कंपनी को देना था और कितना प्रतिशत अपने पास रखना था? तो 89% कंपनी को देना था और 11% अपने पास रखना था। किन जिलों में यह लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास। क्वेश्चन 23 प्लासी का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? 1657, 1707, 1757 या फिर 1807। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। तिथि और महीना क्या था? 23 जून 1757। किस नदी के किनारे? नदिया जिला भागीरथी के किनारे पश्चिम बंगाल में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना के बीच। क्वेश्चन 24 किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? 1608, 1686, 1646, 1674, 1610। तो जिस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1674। तिथि और महीना 6 जून। और कहाँ पर? रायगढ़ में। किसके द्वारा? प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया गया। और हिंदू पद पातशाही अंगीकार किया और हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि भी ग्रहण की। शिवाजी ने सबसे पहले किस किले पर अधिकार किया? बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर। कब किया था मित्रों? 1643 में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? समर्थ रामदास। शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन कौन करता था? अष्टप्रधान 8 मंत्री। 25 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? चकमोर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, शुवाली का युद्ध। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? शुवाली का युद्ध। और शुवाली की लड़ाई भी इसको कहा जाता है मित्रों। और ये कब हुआ था? 29 और 30 नवंबर 1612। और इसी युद्ध के पश्चात पुर्तगालियों का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया। 26 भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किया गया था। तो भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया गया 19 दिसंबर 1961, 15 अगस्त 1947, 29 दिसंबर 1951, 26 जनवरी 1948। तो भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया गया 19 दिसंबर 1961 को। 27 देख लीजिए मित्रों, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
पहला, वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे। दूसरा, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। तीसरा, बाबर का संबंध अपनी मां की तरफ से चंगेज खां से था। चौथा, उज्बेक के लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया। तो मुगलों के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो है आपका बी, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, ये गलत है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ था मित्रों? फरगना में। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। उमर शेख मिर्जा किस वंश से संबंधित था? तैमूर वंश से। और कुतलुक निगार खानम किस वंश से संबंधित थी? चंगेज वंश से। क्वेश्चन 28, बहादुर शाह प्रथम किस वंश का शासक था? आसान सा प्रश्न है मित्र। नंद, मौर्य, मुगल, हर्रे, तो सभी को पता है बहादुर शाह मुगल वंश का शासक था। ऐसे प्रश्न मित्रों सामान्यतः नहीं आएंगे, फिर भी कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत आसान है। ऐसे तो आने से रहें, लेकिन चलिए है अगर पेपर में तो रिवीजन कर लिया जाए। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो रेख्ता, रिसाला ए हकनामा, रजमनामा, सफीनत उल औलिया। तो मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद आपका रजमनामा के नाम से जाना जाता है। और ये जो फारसी अनुवाद था मित्रों, किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की? तो अकबर ने। किसके नेतृत्व में? फैजी के अधीन। और किन भाषाओं का के ग्रंथों का फारसी अनुवाद किया गया? संस्कृत, तुर्की और अरबी। क्वेश्चन 30, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो देख लीजिए, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई आपके हुमायूं का मकबरा। क्यों? क्योंकि इसमें मुगल घराने के कई लोग दफनाए गए। जैसे कुछ लोगों के नाम हैं बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, दारा शिको, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर द्वितीय। इस मकबरे का निर्माण किसने कराया था? इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने कराया था। यह भारत का प्रथम मकबरा है। किस संदर्भ में? दोहरी गुंबद वाला के संदर्भ में। 31, लाल किला दिल्ली को द्वारा बनाया गया था। बाबर, ब्रिटिश, शाहजहां, औरंगजेब। तो लाल किला दिल्ली को बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन 32, असम में पोवा मक्का का मकबरा है। पीर गियासुद्दीन औलिया, ख्वाजा बंदे नवाज, शेख सलीम चिश्ती, सुजाउद्दीन मोहम्मद शाह। तो असम में पोवा मक्का मकबरा है आपके पीर गियासुद्दीन औलिया का। और पीर गियासुद्दीन औलिया मित्रों किसके शासनकाल से संबंधित है? तो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान
यह था 33। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जिसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं वो है आपका ए शाहजहां। 34 डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो सही उत्तर है आपका औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। 35 तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1665, 1546, 1532, 1575। तो तुकारोई का युद्ध मित्रों हुआ था 1575। तिथि 3, मंथ महीना मार्च। किसके किसके बीच में? अकबर के सेनापति मुनीम खां के नेतृत्व में लड़ा गया। किसके विरुद्ध? बंगाल के अफगान शासक दाऊद के विरुद्ध, और उसको परास्त किया गया। 36 विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? बहुत आसान है, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी आपकी है कर्नाटक में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सभी को पता है 1336 किसने? हरिहर बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य का खंडहर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। इस पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया? संगम, सालू, तुलु और अरविडु। 37 निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। तो जिस तुगलक राजवंश के सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे वह सुल्तान आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 38 चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने जिसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया वो है इल्तुतमिश। और कब? 1221 ईस्वी में। 39 जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? इंटरेस्टिंग सा प्रश्न मित्रों। 964, 973, 965, 953। तो जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर आपकी खिड़कियां हैं 953। जयपुर में हवा महल का निर्माण कब हुआ था? 1799 में। किसने कराया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और इस इमारत को और क्या कहते हैं? पैलेस ऑफ विंड्स। कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला है। कौन से बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है? लाल, पीला, गुलाबी। क्वेश्चन 40 तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? विष्णु, दुर्गा, ब्रह्मा, शिव। तो तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर जिस भारतीय देवता को समर्पित है वो है शिव। 41
प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम, रामेश्वरम। तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर आपका स्थित है बी, तंजावुर में। और कब कराया गया था? 11वीं सदी के आरंभ में। किसने कराया? राजराज चोल द्वारा बनवाया गया। और ये किस पत्थर का बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। 42 अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो डैश में झील के बीच बना है। तो पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, तमिलनाडु। तो सही उत्तर है अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो केरल में झील के बीच बना है। और किस जिले में है केरल के मित्रों? कासरगोड में। 43 ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र जिस राज्य में स्थित था वो है आपका बिहार। फोर गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, अशोक, बिंबिसार। तो गुप्त वंश के अंतिम सम्राट आपके थे विष्णुगुप्त। शासनकाल 550 से 540 ईस्वी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। 45 अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो अशोक का जौगढ़ शिलालेख जिस राज्य में अवस्थित है वो है आपका ओडिशा। किस जिले में है मित्रों? गंजाम जिला। यहां से अशोक का कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ है? चतुर्दश शिलालेख। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें अशोक द्वारा कलिंग की प्रजा के प्रति पुत्रवत व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। खोज किसने की थी? वाल्टर इलियट ने। कब की थी? 1850 में। 46 निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? गोपुरम, हर्मिका, मंडपम, गर्भगृह। तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है आपका यहाँ पे बी, हर्मिका। 47 संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? किस धार्मिक समुदाय का एक संस्कार संथारा है? सिख धर्म, ज्यू, जैन, बौद्ध। तो यह है आपका सी, जैन। संथारा जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। इसको अनवर्थकी या निष्प्रति कार वैकुंठ सल्लेखना भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। मेनली संथारा श्वेतांबरों में प्रचलित है, जबकि दिगंबर इसी परंपरा को क्या कहते हैं? सल्लेखना। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश इंद्र चतुर्थ और विद्वान हेमचंद्र, ये 3 लोगों का नाम आता है जिन्होंने इस पद्धति के द्वारा मृत्यु का वरण किया। 48 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। कौशल, कुरु, वज्जी, गांधार। तो 16 महाजनपदों में जिसकी राजधानी तक्षशिला थी वो है गांधार।
कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, अयोध्या, कुरु, इंद्रप्रस्थ, वज्जी, विधेया, मिथिला। 49। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? चिनाब, सतलज, व्यास, रावी। तो जिस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता, रावी। क्वेश्चन 50 और ये अंतिम प्रश्न इस सीरीज का मित्रों। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो पलवोय, राणागुंडई, मेहरगढ़, बुरजहू। तो जिस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं वो है आपका बुरजहू। कहाँ पे है मित्रों? श्रीनगर शहर में है। और यहाँ पे कई सारी आपके पालतू शव जो है पालतू कुत्ते के साथ दफनाया जाता था, ये भी कथन है। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।